हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैट्रिक्स। तो ये हमारा आखिरी सेशन इन द सीरीज लेक्चर्स ऑफ द एनडी 1 2021 मैथमेटिक्स सेट ए पेपर सॉल्विंग। और इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स टिल दी 128, जिससे हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी वुड गो टू नेक्स्ट पेपर। तो बढ़ते आगे, फिर ये स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है। दिस इज प्रोवाइडेड दैट कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ सेट ऑफ n नंबर्स। अरिथमेटिक मीन को कंसिडर करो, ज्योमेट्रिक मीन को कंसिडर करो। नाउ दे आस्क which of the above uses or use all the data values. Is it that only one arithmetic mean uses or only the geometric mean uses or both use or neither not? ये तो दोनों भी यूज करते ना। अभी डेटा दिया देता तभी जाके तो आप उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालते। बाय द वे, आपको पता है व्हाट आर द सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी? ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? दीज आर मीन, मीडियन एंड मोड। एंड ये जो मीन है इसकी टाइप से इसमें हम लोग हार्मोनिक, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब दीज आर द सब टाइप्स ऑफ द मीन, राइट? सो दीज ऑल रिक्वायर्स द होल डेटा टू कैलकुलेट देम। सभी डेटा वैल्यूज को यूज करके ही ये हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अगर दो डेटा पॉइंट्स है तो हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी बाई 2 है। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अंडर द रूट ए बी है। देखो डेटा वैल्यूज यूज करके तो निकाल रहे ना, तो दोनों भी तो काम आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 102। द नंबर्स ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स वर्किंग इन कंपनी आर 30, 70 एंड 50। मतलब एक कंपनी में साइंस ग्रेजुएट कितने हैं? 30 है, आर्ट्स ग्रेजुएट 70 है, एंड जो अपने क्या थे और कॉमर्स ग्रेजुएट जो है वो 50 है। ठीक है। इफ दीज फिगर्स आर represented by a pie chart, मतलब आपको पता है ना पाई चार्ट क्या है? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं एक सर्टन फिक्स रेडियस का, और इसमें एक रेडियस बता के, अभी ये जो है ना, ये पोर्शन जो है साइंस का पोर्शन, आर्ट्स का पोर्शन और कॉमर्स का पोर्शन हम दिखाते हैं, ये बन जाती है पाई डायग्राम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, और उन्होंने बोला कि अगर हमने रिप्रेजेंट किया पाई चार्ट में, देन व्हाट इज द एंगल्स करेस्पॉन्डिंग टू, व्हाट इज द एंगल करेस्पॉन्डिंग टू साइंस ग्रेजुएट। तो यहाँ पे तो इसके 3 हिस्से होने वाले हैं, हम लोग को समझ में आया। देखो छोटा हिस्सा किसका है? साइंस का है। ये छोटा हिस्सा साइंस का है और बड़ा हिस्सा 70 का है, सबसे ज्यादा वाला जो है कॉमर्स का। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, साइंस एस, आर्ट्स का ज्यादा है सबसे, सॉरी 70 है, और अपना कॉमर्स का कितना है? 50 है, सी। ठीक है, ये रीजन से ये पाई चार्ट होगा ना। तो इन्होंने क्या पूछा, ये एंगल कितना है, किसका एंगल पूछा है? साइंस ग्रेजुएट का। अभी ये एंगल कैसे बनेगा? अभी आपको पता है इसके रीडिंग्स, साइंस का रीडिंग था 30, आर्ट्स का रीडिंग था 70 और कॉमर्स का रीडिंग था 50। तो मुझे साइंस का जो रीडिंग है, रीडिंग ऑफ द साइंस डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा वैल्यूज कितना है? 30 प्लस 70 प्लस 50, और मेरे को इसका एंगल निकालना है ना, तो मैं इसको 360 डिग्री का पोर्शन निकालूंगी, क्योंकि पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है? द कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल यू नो इट्स 360 डिग्री। अभी ये 3 एंगल में बटे हुए हैं, तो मुझे ये पोर्शन चाहिए। तो मुझे कैसे करना होगा? इसका ये एरिया कितना है, इसका ये ऑक्युपाइड रीजन कितना है, दिस डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360 डिग्री करेंगे, तो ये एंगल का कितना पोर्शन ले रहा हूँ हमें समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया फिर? दिस इज 3 अपॉन, ये कितना आएगा? ये 150, मतलब 50 इंटू 360, क्योंकि मैंने जीरो को कैंसिल कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया फिर 15 2 जा 30, देन 15 4 जा, सो 3 इंटू 24 कितना देगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 72 डिग्री। दैट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग ऑन पाई चार्ट फॉर द साइंस ग्रेजुएट। तो ये है इसका ऑप्शन बी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना 103। फॉर a histogram based on a frequency distribution with unequal class intervals। क्या है? हिस्टोग्राम दिया गया है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम है, बट अनइक्वल क्लास इंटरवल से वो बनाया गया है। देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास शुड बी प्रोपोर्शनल टू। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास फिर किसके प्रोपोर्शनल में रहेगी? हाइट के प्रोपोर्शनल में रहेगी क्या? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के रहेगी क्या? विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल के रहेगी क्या? पेरीमीटर? इसका पता है, इसका आंसर क्या है? एरिया। क्यों पता है? यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? अनइक्वल फ्रीक्वेंसी। अभी देखो दो टाइप के हिस्टोग्राम होते हैं, एक तो इक्वल फ्रीक्वेंसी वाला, और दूसरा रहता है अनइक्वल वाला। तो जब आप इक्वल वाला हिस्टोग्राम बनाते हैं तो इसके जो ये रेक्टेंगल्स रहते हैं ना, सब अटैच रहते हैं, ऐसे आते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, लाइक दैट। इधर सब हिस्टोग्राम अटैच रहते हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं ना, राइट? तो इसके लिए क्या होता है? दिस इज
प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहता है, ये जो फ्रीक्वेंसी हम लोग y एक्सिस पे पुट करते हैं, दिस विल बी f वुड बी प्रोपोर्शनल टू द हाइट h ऑफ द रेक्टेंगल। दिख क्या रहा ना यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का हाइट मैटर करता है, उसके प्रोपोर्शनल में हम लेते हैं। दिस हाइट, द मैक्सिमम हाइट करेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेटा वैल्यू, राइट। तो ये होता है किसके लिए, इक्वल के लिए। तो अनइक्वल में क्या होता है, अभी सब अलग अलग इंटरवल है तो ये सब डिटैच रहते हैं, ये सब डिटैच रहते हैं, सब अनइक्वल है। 1 to 2 है, फिर दूसरा है हमारा 3 to 4, फिर 5 to 6 है, सो ऑन। तो इसमें क्या हो रहा, हम लोग को क्या लेना पड़ता है, इसमें पूरा पूरा एरिया को लेना पड़ता, राइट। सबका अलग अलग है, तो हम लोग इसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम का हम क्या लेना पड़ता, हमें फ्रीक्वेंसी शुड बी टेक प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ऐसे केस में हम एरिया के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल ओनली, चेंज ऑफ ओरिजिन ओनली, बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, नीदर नॉट। ये बोथ होगा, क्यों पता है आपको, पता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर जो आता है अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करके, बेस्ड ऑन द पॉजिटिव निगेटिव, राइट। ये है आर का फॉर्मूला, आप सभी को पता होगा, है ना। आर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई बी वाई एक्स। अगर आप ये स्टैटिस्टिक का अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन से करेंगे, क्योंकि ये जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं, रिग्रेशन लाइन से आते हैं। रिग्रेशन लाइन ऐसे होती है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी काइंड की होती है। तो ये जो m होता है ये रिस्पेक्टिवली बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स होता है। तो ये तो दो इंडिपेंडेंट है ना, ये तो काइंड ऑफ स्लोप हो गया, क्या हो गया, ये काइंड ऑफ स्लोप हो गया। आप स्केल को चेंज करो, ओरिजिन को चेंज करो, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। स्लोप ऑफ द लाइन वुड बी सेम फॉर एनी टू पॉइंट्स, यू टेक एनी टू पॉइंट्स, फर्स्ट से लास्ट पॉइंट ले लो, किधर के भी दो बीच के पॉइंट ले लो, है ना। दिस विल बी कांस्टेंट, दिस वुड बी कांस्टेंट फॉर अ लाइन। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसलिए इंडिपेंडेंट है। आप स्केल चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगा, ना ओरिजिन चेंज करोगे तो चेंज होगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ स्केल एंड ओरिजिन। होपफुली यू अंडरस्टूड। मैंने जो आपको स्टैटिस्टिक्स समझा रही हूँ, ये आपके लाइन का जो आपको पता है, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, स्लोप ऑफ लाइन का कंसेप्ट, उसके रिलेट में पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो आप अच्छे से आपको इसको याद रख सकते हैं। अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट है हमारा 105 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पीस पर पी पॉड ऑफ 198 पॉड्स। तो ये जो डेटा है ये क्या है, नंबर ऑफ पीस का डेटा है जो कि कलेक्ट किया गया कितने पी पॉड्स का, 198 पी पॉड्स का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो चार जो पीस है कितने पॉड्स में है, सॉरी 4 पॉड्स में एक पी है, 33 पॉड्स में 2 पीस है, सो ऑन। ऐसे टोटल पी पॉड्स हमें जो दे के रखे हैं कितने हैं, 198 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें ये जो पीस है, नंबर ऑफ पीस है, क्या है, डेटा वैल्यूज है हमारा एक्सआई। एक्सआई जो है डेटा वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ पीस है जो हमने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा एफ दे के रखा है जिसको हम एन लेते हैं। हमें क्या चाहिए, देखो व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डेटा कैसा है, ये अनग्रुप डेटा है। जब भी अनग्रुप डेटा आता है तो आपको मीडियन निकालने के लिए क्या देखना होता है, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है एन, इसका वैल्यू इवन है क्या ऑड है देखना होता है। अभी ये 198 इवन है क्या ऑड है, इवन है। तो जब इवन रहता है तो इसका जो मीडियन आता है वो 2 आता, बट हम लोग फाइनल मीडियन बताते हैं एवरेज ऑफ द 2। अभी किसका 2, n/2 एंड n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। अभी n/2 निकालो, 198 डिवाइड बाई 2 करो, 99 और ये आएगा 100, इसका नेक्स्ट वाला ही रहता है ये अपॉन 2। तो अभी आपको इसमें टेबल में दिख क्या रहेगा, 99 एंड 100 कैसे दिखेगा मैं बताती हूँ आपको। देखो आपको ये फ्रीक्वेंसीज दिख रहे हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर है ये वैल्यूज। आपको ये 99 तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखना है और 100 तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखना है। तो आप क्या करो, इधर एडिशन कर लो, 4 प्लस 33 कितना होता है 37, 37 प्लस 76 33, 37 प्लस 70 कितना होगा 107, 107 प्लस 6, तो इसके अंदर ही आ रहा है देखो 113, राइट। इसके ये 7 ये इसके अंदर ही क्या आ रहा है 99 एंड 100 आ रहा है। तो इसका डेटा वैल्यू कौन है 3 है, तो इसको उठाओ। तो 3 प्लस 3/2 इसका एवरेज भी क्या आएगा 3 आएगा। तो इसीलिए इसका मीडियन क्या है, ऑप्शन ए है। क्लियर है बात। देखो आगे बढ़ते हैं 106 पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ m इज द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस कैसे देखे रखते हैं, x1 माइनस के, x2 माइनस के, x3 माइनस के, सो ऑन xn माइनस के, इसका मीन कौन है भाई, m है। देन where k is any real number, then what is the mean of this data values, क्या है डेटा वैल्यू जिसका मीन निकालना है, वो है x1 x2 x3 so on xn। तो इसका मीन m रहेगा कि m प्लस k रहेगा कि m माइनस k रहेगा कि km रहेगा, क्या बोलोगे आप,
m प्लस के रहना चाहिए ना। सिंपल सी बात है, देखो मेरे पास डेटा वैल्यू ऐसे है, कैसे है, माइनस के करके डेटा वैल्यूज है। इसका इन लोगों ने मीन क्या देखे रखा, इसका मीन देखे रखा m। मुझे अभी निकालना है x1 x2 x3 का मतलब सो ऑन xn का मीन, तो मुझे ये माइनस के को हटाना है। तो मुझे प्लस के अगर मैं करूंगी इसी के अंदर, इन सब के अंदर प्लस के करूंगी, तो मेरा मीन भी तो प्लस के होता है। आपने मीन के प्रॉपर्टीज पढ़ के रखे है ना। तो फिर इसको प्लस के करने से आपको ये डेटा मिल रहा, कौन सा डेटा मिल रहा, x1 x2 x3 सो ऑन xn डेटा मिल रहा है ना। समझ में आ रहा है। देखो और एक बार बताती हूँ मैं आपको इजी तरीके से, इजी वे में करते हैं आप लोग। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, जस्ट आपको पढ़ के ही इसका आंसर बताने आना चाहिए। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन पढ़ के रखे होंगे, ठीक है। नहीं पढ़ के रखे रहेंगे तो डोंट वरी, आई विल बी कवरिंग दोज ऑल थिंग्स इन द स्टैटिस्टिक लेक्चर जब मैं आपके लिए एनडीए के लिए लेके आऊंगी। बट मीनवाइल यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, आप एटलीस्ट कंसेप्ट तो कंप्लीट करते रहो, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, आपके पास है एन x1 माइनस के, x2 माइनस के, सो ऑन xn माइनस के करके है डेटा, जिसका मीन क्या है, जिसका मीन है m। अभी मुझे चाहिए मीन ऑफ दिस डेटा वैल्यूज। तो मुझे ये डेटा वैल्यूज कैसे मिलेंगे, इन सब में प्लस के प्लस के प्लस के करना रहता है। जब आप डेटा वैल्यू में प्लस के करो तो इसका मीन भी चेंज होगा प्लस के। तो न्यू मीन क्या हो रहा, न्यू मीन बन जा रहा m प्लस के ऑफ डेटा वैल्यूज। कौन सा डेटा वैल्यूज जो हमें अभी बन रहे, इसको प्लस के करके बनेंगे x1 x2 सो ऑन xn, ठीक है। तो बन गई बात, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। इजी है। अगर समझो बंदों ने क्वेश्चन ऐसा दिया था कि इसका मीन m है और पूछा गया इसका इसका मीन पूछा गया, तो इसका मीन क्या रहेगा m माइनस के। जब इसका मीन m देंगे, अगर इधर प्लस के प्लस के प्लस के करके उन लोगों ने डेटा वैल्यूज का मीन पूछे तो उसका मीन क्या होगा, m प्लस के। अगर इन लोगों ने x1 टू xn का मीन m देके रखा और पूछा x1 बाय के, x2 बाय के, x3 बाय के, इनका मीन क्या होगा, m बाय के होगा, ठीक है। तो आप डेटा वैल्यूज में जो भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हो, सेम वुड बी डन ऑन द मीन, ठीक है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107। व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएट वैल्यूज 73 85 92 105 120 फ्रॉम देयर मीन। हमें क्या निकालना है, सिर्फ डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशंस नहीं। मतलब हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए ऑफ ईच डेटा वैल्यू फ्रॉम देयर मीन। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, इधर मीन चाहिए ना डेविएशन निकालने के लिए। तो मीन कैलकुलेट कर लेते। मीन क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रहता डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पता है ना आपको फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, ये 5 है। चलो इसको ऐड कर लेते, कितना आएगा इसका 7, इसको एडिशन कर लेते ना, इसको वंस प्लेस ऐड कर लेते, कितना है देखो, ये 5 है इधर, इसका 2 है 7, ये कितना है 12 हो गया, 12 प्लस 3 15, कैरी 1 हुआ, फिर 8 प्लस 1 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 2 27, कैरी 2। अभी 3 डिजिट का वंस प्लेस ले लो, ये 2 प्लस 1 3 हुआ, 3 प्लस 1 4, 475 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 9 जा 45, फिर 5 5 जा, क्या आ रहा है हमें, मीन आ रहा है 95। बट अभी मुझे क्या चाहिए, मीन डेविएशन चाहिए ना। तो मुझे डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सम चाहिए ना, सम ऑफ डेविएशंस निकालने जा रही हूँ मैं, सम करती जाऊंगी मैं डेविएशन निकालते निकालते। तो पहला डेविएशन निकालो, 73 माइनस कितना आया मीन 95, प्लस करो इसके साथ 85 माइनस 95, प्लस करो 192 माइनस 95, देन नेक्स्ट है हमारा डेविएशन 105 माइनस 95 है ना, और नेक्स्ट क्या है 120 माइनस 95, ठीक है। इसका निकालो एडिशन, सम निकालने के लिए बोला उन्होंने, सम ऑफ डेविएशन। तो 73 माइनस 95 डिफरेंस में आए माइनस आएगा, राइट। इसका कितना आएगा माइनस 22, प्लस इसका भी देखो माइनस आने वाला है माइनस 10, और इसका भी क्या आएगा माइनस आएगा, इसका प्लस आने वाला है, दिख के आ रहा है ना। 100 में से 90 निकाल लिया, 15 बचा, 15 में से भी 5 निकाल दिया तो 10 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा 95 निकाल रहे हो आप, 120 में से 90 निकाल लिया तो 30 बचेगा, 30 में से 5 निकाला 25, ठीक है। तो अभी इसको देखो, ये तो कट रहा और ये भी कट रहा, सब कट रहा, जीरो बच रहा, तो सम ऑफ डेविएशंस क्या है, जीरो है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे नॉर्मली अगर आपने पढ़ के रखा रहेगा, जब भी ऐसा सम ऑफ डेविएशन का आता है उसका वैल्यू तो जीरो ही होना है, कुछ भी डेविएशन निकाल। अगर वो मीन डेविएशन बोलता ना, उसकी वैल्यू आती है कुछ नंबर में, क्योंकि हम लोग मीन के टाइम पे क्या करते हैं, मॉडुलस को ऐड करते। जब हम मीन डेविएशन निकालते ना, हम लोग उसके मॉड वैल्यूज को ऐड करते। तो समझो आपको सम ऑफ डेविएशन ही बोला तो आग बंद करके आप जीरो दे सकते हो डेविएशन,
ओके आपने पढ़ के रखा है सम ऑफ डेविएशंस 0 होता है फॉर द गिवन डेटा वैल्यूज के लिए। आप चाहो तो एक रैंडम एग्जांपल ले लो, रैंडम डेटा ले लो, 5 वैल्यूज ले लो, उसका भी मीन सम ऑफ डेविएशन निकालो, देखो 0 मिलता कि नहीं। ठीक है हाँ, क्योंकि इधर सम ऑफ डेविएशन क्या है, फ्रॉम मीन्स है ना। ठीक है तो इसलिए डेटा टू डेटा सम ऑफ डेविएशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है बढ़ते आगे देखते 108 अभी। लेट x बी द hm that is harmonic mean, y be the gm that is geometric mean of the two given numbers m and n. If 5x is equals to 4y is known to you, then which one of the following is correct। तो ये था क्वेश्चन स्टैट्स पे ही, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करने वाला था। hm gm के बारे में आपको पता ही रहेगा, आपको दो नंबर्स उन्होंने दे के रखे m and n। m and n आर टू नंबर्स। ठीक है एम एन एन आर टू नंबर्स, तो हमें चाहिए अभी एच एम। एच एम क्या बोला उन्होंने, वाई है बोला ना, नहीं सॉरी एक्स है बोला। तो एच एम एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एच एम का, टू एम एन अपॉन एम प्लस एन। और जी एम क्या है, जी एम उन्होंने बोला कि वाई है और ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ एम एन। उन्होंने दे के रखा इक्वेशन, इसको उठाओ सॉल्व करने के लिए। 5x इक्वल टू 4y पुट करो x की वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी 5 इंटू टू एम एन अपॉन एम प्लस एन, और राइट हैंड साइड में 4 इंटू अंडर द रूट ऑफ एम एन। अभी राइट में तो रूट है, उसको निकालना मतलब हमें स्क्वायरिंग ही करना पड़ता, बट पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, टू टू जा इधर जा रहा, जो बच रहा उसको स्क्वायरिंग करो। नाउ अभी लेफ्ट राइट, तो अभी फिर बढ़ते आगे लिखते नेक्स्ट लाइन पे, इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग दोनों साइड से। तो हम क्या लिख रहे हैं अभी, 5 एम एन अपॉन m प्लस एन का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स रूट एम एन का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है तो ये होगा 25 m स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एम एन, है ना। राइट हैंड साइड में हो जा रहा 4 टाइम्स एम एन, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये दे रहा 25 m स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स m का क्यूब n, राइट, एंड 4 टाइम्स m इंटू n का क्यूब प्लस 2 4 जा 8 m स्क्वायर n स्क्वायर। तो अभी जो है ना ये और ये तो लाइक टर्म है, राइट, तो कितना होगा इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस आ रहा 17 m स्क्वायर n स्क्वायर। राइट साइड में देखो इसमें क्या आ रहा है, हम इन दोनों टर्म में हम कॉमन ले सकते हैं 4 m का और n का वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा हमारे पास m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बचेगा। देख लो तो ये एक एक mn को कैंसिल कर दो ना, तो राइट हैंड साइड में हम लिख पा रहे 17 mn इज इक्वल टू 4 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अभी ये बन जा रही है देखो इक्वेशन क्वाड्रेटिक में, दो वेरिएबल की इक्वेशन है ये। ठीक है ये कौन सी इक्वेशन है, दो वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है ना, इसका जो मिडल टर्म दिख रहा है ना आपको -17 दिख रहा कि नहीं। अभी हम इसको स्प्लिटिंग करते नहीं बैठेंगे, हमारे पास जो है ना पहला टर्म और लास्ट के टर्म में 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको 17 को -17 को ऐसे स्प्लिट करो, -16 mn -1 mn प्लस 4n स्क्वायर, तो इसका सॉल्विंग इजी हो जाता है। इनका कॉमन निकालो, इन दोनों का कॉमन निकालो, क्या आ रहा है अभी देखो 4m कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ रहा है m माइनस 4n, और यहाँ पे माइनस m क्या कॉमन निकलेगा, माइनस n कॉमन निकलेगा, n है ना, बचेगा क्या m बचेगा और -4n बचेगा। देखो मिला कि नहीं, कॉमन ब्रैकेट क्या मिला m -4n, और दूसरा जो रिमेनिंग है वो 4m n इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने से आपको मिल रहा है m इक्वल टू 4n और क्या दे रहा 4m इक्वल टू n, इसमें से कौन सा दिया है वो अपना आंसर, m इक्वल टू 4n दे के रखा, मतलब पहला वाला उन्होंने दे के रखा, तो ये हम उठाएंगे, दैट इज ऑप्शन डी। समझे क्या, यहाँ पे इधर हिंट था आपको, क्या हिंट था, अगर इसको आप स्प्लिटिंग करते बैठते तो टाइम लग जाता, तो इजी तरीके यहाँ पे दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर आपको जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता जिसके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आप देख पा रहे हो कि मल्टी सेम है और मिडिल टर्म को हम वो फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते, तो ऐसे करके सिंप्लीफाई करो। मतलब इंटर्न आपको जब भी लगता है कि सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही कर सकते हैं तो कर दो, करके सॉल्व करके फैक्टर निकाल के सॉल्व कर दो उसको, है ना। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109। द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, मीन एक्स बार कितना दिया है 100, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 45%, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया है 45%। पूछा क्या गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस को निकालना है, वैर। आपको पता है वेरिएंस कैसे आता है, आपको फॉर्मूला पढ़ा है, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस, तो सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है वेरिएंस, तो आपको क्या चाहिए सिग्मा, सिग्मा कहाँ से आता है, इसके फॉर्मूले से आता है, आपने पढ़ के रखा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो स्टैटिस्टिक चैप्टर में कुछ फॉर्मूले पता होने जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन आया तो फॉर्मूला पे आया, वो फॉर्मूला नहीं पता है तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो formulas are also important from stats chapter, okay, apart from the theoretical basics you supposed to have। ठीक है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100, राइट, ये रेशियो का
परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। अभी ये 45% मतलब ये दिया है 45 इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू अननोन है, एक्स बार कितना है 100 है, इंटू 100, तो ये तो कट गया। आपको सिग्मा क्या मिला, देखो ये सिग्मा है, सिग्मा, ठीक है, ये 6 नहीं है, क्या है ये सिग्मा है। तो आपको सिग्मा दिख के आया ना, सिग्मा कितना है 45, तो वेरिएंस क्या हो गया सिग्मा का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 4 5 20 20 25। आपको ये हिंट पता है, जब भी आपके वंस प्लेस पे 5 होता है, इसका स्क्वायर कैसे निकालना, इसका स्क्वायर कैसे निकालना, ए को a+1 से इंटू करना और लास्ट में 25 लगाना। अभी इधर क्या था, ये 4 था, 4 को 5 से इंटू किया 20 आया, 25 लगाया, तो 20 25 इज द स्क्वायर ऑफ 45। अभी आप निकालो 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 3 इंटू 4 12 25, 40 अभी निकालो 55 का स्क्वायर, 5 इंटू 6 करेंगे 30 इंटू 25। समझ में आया क्या, 30 को 25 लगाएंगे, इंटू नहीं। ये है हिंट, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी कैलकुलेशन में आसान से हमें हेल्प मिल जाती है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज दी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110, और ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। देखो क्या है, लेट टू इवेंट्स ए एंड बी बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एम। ये देख रखा और पूछा विच वन इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी ऑप्शंस देख रहे तो क्या बोल रहा बंदा, किसको निकालने बोल रहा, P ऑफ A बाई बी को। अभी P ऑफ A बाई बी का डेफिनेशन आपको पता होगा, ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। बट हमें तो A इंटरसेक्शन पता ही नहीं ना, A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी, तो वो कहाँ से मिलता, यूनियन से मिलता। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता, इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी ये इंटरसेक्शन को इधर लेफ्ट में भेज दो और यूनियन को राइट में भेज दो और इधर लिख दो, तो हमें क्या मिलेगा, P ऑफ A बाई B क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में, P ऑफ L जो कि है L, P ऑफ B जो कि है M माइनस P ऑफ A यूनियन B। अभी A यूनियन B के बारे में हमें क्या पता है, ये P ऑफ B भी लिख देती हूँ ना, M है। हमें क्या पता, आगे की लाइन पे बता रही हूँ, हमें पता है कि P ऑफ A यूनियन B इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनियन ऑफ टू सेट्स, राइट। तो इसका प्रोबेबिलिटी तो रेंज में ही होता ना, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के में लाई करता। तो हमें हमें यहाँ पे स्कोप है कि P ऑफ A बाई बी को हम इस तरह से लिखें, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जाता है A यूनियन B का वो 1 जाता, या तो उससे कम ही रहेगा, पर 0 मिनिमम रहेगा, 0 के अबव रहेगा, ठीक है, ये पता है ना आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको L प्लस M माइनस, इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, देखो ये माइनस में है ना, माइनस में लिखने जाओ तो ये सिंबल आ जाएगा उल्टा वाला, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू कब आया, +1 के लिए। देखो इधर इधर गौर करो, ये इस पे, इसको मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस ऑफ P ऑफ A यूनियन B क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। तो इधर माइनस था ना, इसीलिए इसको -1 में लिखना, मतलब ये सिंबल इधर लगाना, अपॉन क्या है M है। तो मिल गया क्या हमें आंसर, देखो हमें मिल गया आंसर, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 फ्रॉम अगेन स्टैटिस्टिक्स। For which of the following sets of numbers do the mean, median and mode have the same value? हमें ऐसा डेटा ढूंढना है जिसका मीन, मीडियन और मोड क्या है, सेम है। आप मोड के लिए काम करो, दिख के आएगा, देखो इसका मोड इधर 12 है, इसका मोड है 18, इसका मोड है इधर 6, इसका मोड है 6। तो आपको क्या चाहिए, ऐसा डेटा सेलेक्ट करो जिसका मीन एंड मीडियन भी क्या है, मोड ही है। तो अभी आप इसका मीन निकालने जाओ, इसका मीन ऑफ फर्स्ट डेटा, मीन ऑफ ए कितना आएगा पता है, 14.4 कुछ आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू मोड। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, डिस्कार्ड मेथड से ही कर सकते। आप सेकंड का निकालो, देखो सेकंड डेटा का ऑप्शन बी का जो मीन आएगा वो आएगा 18 ही आएगा, जो कि सेम है मोड, जो कि सेम है मीडियन। चाहो तो मैं आपको निकाल के यहाँ पे बता देती हूँ, इसका मीडियन 18 क्यों है, क्योंकि आपको दिख क्या रहा है ना, मिडल ऑब्जर्वेशन, मिडल ऑब्जर्वेशन होता है मीडियन, 18 है, और इसका मोड भी तो 18 है। अभी मीन ही कंफर्म करना ना, मीन तो कंफर्म करके दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो 6 प्लस 18 कितनी बार, 3 बार है, ऐड करना है, प्लस 30 डिवाइड बाय कितना ऑब्जर्वेशन थे, 5। तो इसका कैलकुलेशन कर लो, 6 प्लस 30, 36 प्लस ये 18, 3 जा 50, 3 8 जा 24 ना, कैरी 2, 54 आता है। देखो 54 टोटल डिवाइड बाय 5 क्या होगा इसका एडिशन, 10 कैरी 1, ये हो गया 9, 90 बाई 5 देखो कितना आता, 5158 है ना, 18 आता कि नहीं, दैट इज हाउ। तो अभी तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, हमें एक ऑप्शन मिल गया करेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112। द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस इज 75। If the two observations are discarded, then the mean of the remaining observations is 65. एक डेटा था हमारे पास जिसका
मतलब टोटल कितना डेटा वैल्यूज का डेटा था 12 डेटा वैल्यूज का जो डेटा था उसका मीन उन्होंने दे के रखा 75। आपको पता है ना मीन का फॉर्मूला, मीन क्या होता है, सम अपॉन नंबर, एस अपॉन एन करके याद रख सकते हो, मीन इज इक्वल टू। तो बंदों ने बोला कि पहले केस में मीन कितना है 75 है, कितने डेटा का है 12, बट सम नहीं पता, तो सम क्या होगी इधर 75 इंटू 12, ठीक है। अभी आगे क्या बोला, ये जब दो ऑब्जर्वेशन को हमने डिस्कार्ड किया देन मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन हो गया 65। दो ऑब्जर्वेशन को डिस्कार्ड किया मतलब कैसे लिखोगे आप, वो सम ऑफ कितने रहेगी 10 ऑब्जर्वेशन की रहेगी, है ना, सम ऑफ कितने 10 ऑब्जर्वेशन। तो मीन कितना बना बोला, वो 65 मीन बना जब ये सम में से हमने दो ऑब्जर्वेशन निकाले, समझो हमने निकाले A1 एंड A2, तो इधर कितना आएगा 10 आएगा ना। देखो ये सेकंड आपको समझ में आया, इक्वेशन कहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा और हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना ली। अभी आगे क्या बोल रहा बंदा, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन। अभी डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन कौन है, A1 एंड A2 है, इसका मीन मतलब A1 प्लस A2/2, ये निकालना है आपको ये क्वेश्चन में। तो ये दो इक्वेशन को इस्तेमाल करो ना। इसमें देखो हमारे पास S की वैल्यू है, अभी कहाँ से है, ये इक्वेशन 1 से है, S की वैल्यू वी नो, राइट। तो हम लोग ये इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या दे रहा 650 इक्वल टू S की वैल्यू 75 इंटू 12 माइनस A1 माइनस A2। देख लो एक बार, इधर मैंने ऐसे इसको लिखा, इंटू किया 10 को, फिर ये S की वैल्यू इधर से पुट की, राइट। तो ये आया मुझे इक्वेशन, A1 प्लस A2 मुझे मिल रहा, फिर ये कितना हो रहा है, ये 900 होगा माइनस 650 कितना होता है सब्ट्रैक्शन, देखो 0, फिर ये 5, फिर ये कितना 250 मिल रहा है सब्ट्रैक्शन। हमें क्या चाहिए, मीन, राइट। तो मीन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन, सो A1 प्लस A2/2 करेंगे ना, तो 250 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। 250 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, कितना आ रहा है आंसर 125 आ रहा। समझ में आ रहा है ना प्रोसेस, जस्ट क्वेश्चन को फॉलो करते जाओ, बस क्या क्या दिया है लिखते जाओ, ये फॉर्मूला पे ही ऐसे सभी सम सॉल्व होते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है, सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जस्ट आपको अप्रोच फॉलो करना है, कंसेप्ट को दिमाग में रख के काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 113th है हमारा क्वेश्चन। इफ k is one of the roots of the equation x into x plus 1 equals to 0, ये इक्वेशन का रूट कौन है, k is रूट है ये इक्वेशन का, तो व्हाट इज द अदर रूट पूछा। अरे वाह, ये इक्वेशन तो देख लो पहले क्या है, ये इक्वेशन दिख के आ रही है आपको, ये है ये, और ये इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता, हमारा ओमेगा सेटिस्फाई करता, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 हमें पता है। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स रहते हैं ना इसके। अभी बोल दो कि ये ओमेगा आपका के है, तो ये क्या बन गया के स्क्वायर, हो गई ना बात खत्म, के स्क्वायर आएगा इसका सेकेंड रूट, राइट। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। क्लियर है, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कंप्यूटेड एज 10। जीएम को कंप्यूट किया गया, वो आ रहा 10। द ज्योमेट्रिक मीन obtained when each observation xi is replaced by 3xi to the power 4। अभी ये मीन किसका देके रखा, xi ऑब्जर्वेशन का। उन्होंने क्या बोला, जीएम निकालो, किसका निकालो, जब ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा 3 टाइम्स xi टू द पावर 4 रहेगा। अभी मैं बताती हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, देखो क्वेश्चन आपको समझ में आया है ना। अभी हमें क्या करना है, 3xi टू द पावर 4 जब डेटा वैल्यूज रहेंगे तो उसका ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, याद रखो। देखो x1 x2 x3 ओके सो ऑन, अगर xn डेटा है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं g मानती हूँ तो x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता, इसका ज्योमेट्रिक मीन होता g स्क्वायर। बट मुझे क्या चाहिए, 3xi टू द पावर 4 का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, 3x1 का पावर 4, 3x1 x2 का पावर 4, 3x3 का पावर 4, सो ऑन ऐसे 3xn का पावर 4। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होना चाहिए, g टू द पावर 4 बट मल्टीप्लाई बाय 3। तो बस हो गया, आपको फॉर्मूला मिल गया। तो अभी आप क्या करोगे, 3g टू द पावर 4 निकालोगे, g क्या देके रखा उन्होंने 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन x1 टू xn सो ऑन, है ना। तो 3g टू द पावर 4 निकालो, 3 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये कितना होगा 3 इंटू 10,000, तो ये बन जाएगा 30,000, जो कि दे के रखा है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट फॉर डेटा वैल्यूज। फिर ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज रहेगा, एक्स्ट्रा एक्साई टू द पावर 5, तो पावर 5 करना, इधर जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर करना फॉर द गिवन ज्योमेट्रिक मीन, खत्म बात, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115, जो कि है प्रोबेबिलिटी से अगेन। इफ P ऑफ A यूनियन B इज नोन टू यू, A इंटरसेक्शन B का भी प्रोबेबिलिटी इज नोन टू यू, बट A कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी इज नोन टू यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज और आर करेक्ट।
पहला है स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सेकेंड स्टेटमेंट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस इवेंट कब बोलते हैं? जब प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज, द प्रोडक्ट ऑफ probabilities of two events is equals to product of their probability, it is equal to probability of their intersection, probability of their intersection। जब ये होता है सही, p of a into p of b equal to p of a intersection b, then ये बोलते हैं हम इसको independent event। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं? जब probability of a union b हो जाता probability of a plus probability of b के इक्वल। तो जब a यूनियन का b का प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ a एंड b हो जाता, तब वो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमें वेरीफाई इसी चीजों का करना है, तब जाके हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट करेक्ट है क्या रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, देखो हमें देख के आया कि हमें p ऑफ a चाहिए, p ऑफ b चाहिए, सब कुछ तो नहीं देखे रखा ना उन्होंने। उन्होंने सिर्फ हमें a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट दिया। जो नहीं दिया उसको हम कैलकुलेट करेंगे। वो क्या है चीजें जो नहीं देके रखी है? वो है p ऑफ b और वो क्या है अपना p ऑफ a कैलकुलेट करना है। p ऑफ a तो हमें आसानी से मिल जाएगा क्योंकि 1 माइनस p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट है वो, है ना। तो 1 माइनस p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट कितना? हाफ। तो 1 माइनस हाफ तो हाफ ही होगा। p ऑफ b निकालने के लिए यूनियन वाला फॉर्मूला लगाओ, p ऑफ a यूनियन b, है ना। p ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला है ना, उसमें से p ऑफ b की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे आएगी? p ऑफ a माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। इनको हमें यूनियन के पास लेके जाना होगा ना। देखो P ऑफ B निकालने के लिए P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला लगाओ। आपको पता है P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी इसके लिए काम करो, P ऑफ B के लिए यहाँ पे क्या आएगा? P ऑफ B, P ऑफ B आएगा P ऑफ A यूनियन B में से निकालना होगा P ऑफ A जो कि था हाफ, और ऐड करना होगा 1/3। देखो ये होगा ऐड इधर और ये होगा सबट्रैक्ट इधर। समझ में आया ना, बेसिक मैथ्स है वो। तो इसको कैलकुलेट कर लो। एलसीएम क्या है? 6। तो ये 5 माइनस 3 प्लस 2/6 क्या आता? 5 माइनस 3 2 प्लस 2 4, 4/6 मतलब 2/3 आता। P ऑफ B मिल गया। अभी चेक करते, वेरीफाई करते। पहला स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है क्या? P ऑफ A इंटू P ऑफ B निकालो। P ऑफ A इंटू P ऑफ B, P ऑफ A क्या था? हाफ इंटू 2/3 कितना आता? 1/3। P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालो, देखे रखा है ना, निकालना क्या है उसमें? 1/3 इक्वल है, इक्वल है। तो क्या बोलेंगे? पहला इज करेक्ट, बन गई बात। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए हमें क्या करना है? कैलकुलेशन। P ऑफ A यूनियन B तो था हमारे पास, P ऑफ A प्लस P ऑफ B का एडिशन देख लो कितना आता। ये हाफ प्लस 1/3 ये आता, ये आता 5/6 जो उन्होंने दे के रखा है A यूनियन B करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B करके। तो हो गई ना बात। सेकेंड भी क्या है? करेक्ट है, दोनों करेक्ट है इधर। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा इसका। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज रिकॉर्डेड। कितने का एवरेज निकाला गया है? 15। अभी ये एवरेज कौन है? ये एवरेज एक टाइप का मीन ही है ना, ये मीन ही है हमारा, ठीक है। तो 15 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला गया है, बट लेटर इट इज फाउंड दैट फॉर वन ऑब्जर्वेशन द डिजिट इन द 10th प्लेस वाज wrongly recorded as 8 instead of 3। अभी इसके अंदर का एक ऑब्जर्वेशन का कुछ यहाँ पे झोल हो गया है। क्या बोला है कि उसका जो 10th प्लेस का डिजिट है वो 8 ले लिया गया है, तब तक 8 ले लिया गया है 3 के बजाय, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अभी करेक्ट करने के बाद उसका एवरेज क्या होगा? रिड्यूस होगा, इंक्रीज होगा, वो बताना है। इंक्रीज होगा तो क्या नंबर से होगा, रिड्यूस होगा तो क्या नंबर से होगा। तो इसको हम सीरीज फॉलो करेंगे। हमें पता है ना एवरेज का फॉर्मूला मीन के जैसा ही होता है, सम अपॉन नंबर करके। अभी इधर सम में सब कुछ ऑब्जर्वेशन, हम क्या करेंगे? हम ये सम को कैसे लिखेंगे? देखो ये सम को मैं लिखूंगी एक नोन, इसको हम लिखेंगे क्या बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं k प्लस एक्स करके। अभी ये जो k है ना, दिस इज द सम ऑफ, क्या बोलेंगे, 14 ऑब्जर्वेशन की सम है वो। तो मैं S14 लिखती हूँ ना, आपको और क्लैरिटी रहेगी। S14 इसमें से एक बंदा का जोल है ना, उसको k मान लेते हैं, ठीक है। अपॉन क्या है? टोटल नंबर 15 है। इसका एवरेज हमें पता था क्या? नहीं पता था। तो ये एवरेज को भी हम लोग क्या ले लेते? x बार, ठीक है, नोटेशन ले लेते, आसान होगा हम लोग को सॉल्व करना। तो S14 प्लस ये k का 2 डिजिट का नंबर है ना, ये 2 डिजिट का नंबर है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 डिजिट नंबर को हम लोग ले लेंगे, ए बी ले लेते हैं, है ना। ए उसका 10th प्लेस है और बी इसका 1st प्लेस है, अपॉन 15, ठीक है। जस्ट हम लोग को सॉल्व करने के लिए। अभी आगे क्या बोला? इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? करेक्ट वर्जन, ये तो रॉन्ग हो गया ना,
क्योंकि हमने इधर अभी रॉन्ग और करेक्ट वर्जन लिखते हैं, सॉरी, अभी ये इक्वेशन को पकड़ के हम लोग रॉन्ग और करेक्ट वर्जन लिखते हैं। इसका रॉन्ग वर्जन क्या है, जब उसका टेंस प्लेस 8 ले लिया गया, तो हम लोग का रॉन्ग वर्जन का मीन जो है मैं लिखने जा रही हूँ, ये S14 प्लस 8b अपॉन 15 है, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। और करेक्ट वर्जन लिखो, अभी करेक्ट वर्जन क्या रहना चाहिए, मीन x बार इक्वल टू S14 प्लस इसका रहना चाहिए 3b अपॉन 15। करेक्ट वर्जन हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसको पता नहीं रिड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज होना, तो डिफरेंस लेना ना, हम लोग डायरेक्ट डिफरेंस पे आ जाओ ना। कैसे डिफरेंस लोगे, हमें डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस कैसे देखेंगे, हमारे पास है S14 प्लस 8b माइनस S14 माइनस 3b अपॉन 15 आएगा। अभी देखो ये 8b और 3b क्या चीज है, ये 8b ये 2 डिजिट नंबर है 80 प्लस b करके, ये 3b 2 डिजिट नंबर है 30 प्लस b करके, तो इनको ध्यान से समझो। तो अभी हम डिफरेंस निकाले तो ये आ रहा है 80 प्लस b माइनस 30 माइनस b, है ना, तो अपॉन 15, तो ऐसे ये b कैंसिल हो गया, 80 माइनस 30 कितना होता है, तो इसका आंसर क्या आ रहा हमें, इसका आंसर आ रहा 50 अपॉन 15, जो कि डिवाइड बाई 5 करो, 5 3 जा 5 10 जा 10/3, मतलब हमें डिफरेंस 10/3 मिला। तो क्या हुआ एक्चुअली, ये रिड्यूस हो गया ना 10/3, ये कितना है, ये ग्रेटर देन 1 है ना, रिड्यूस हो गया ना। हमने 8b कैलकुलेट किया ताकि हमें 3b को कैलकुलेट करना था, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो इट इज द रिड्यूस बाय 10/3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन क्या है, आफ्टर करेक्टिंग द ऑब्जर्वेशन एवरेजेस, करेक्ट करने के बाद हमें 3b में करेक्शन हो रहा ना, मतलब रिड्यूस होगा ना, जबकि वो 8b चला गया था, बहुत ज्यादा चला गया था, तो 3b पे लाना है, तो उसको रिड्यूस होना है ना, वो 10/3 से रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आई ना बात, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट चॉइस। देखते हैं अभी 117th क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ E and F are denoting occurrence of the head on first and second toss respectively, मतलब E जो है इवेंट है when head H occurs कहाँ पे, फर्स्ट टॉस में, ओके, और F इज क्या है, इवेंट है जो कि भी हेड ऑकर्स का ही है सेकेंड टॉस में, ठीक है। तो जब दो दो कॉइन आप टॉस कर रहे हो, दो कॉइन टॉस कर रहे हो, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आता, HH HT TH TT आता। तो इधर फर्स्ट टॉस सेकेंड टॉस क्या है भला, ये फर्स्ट टॉस वाला है, ये सेकेंड टॉस वाला है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड टॉस, ऐसे रीडिंग चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, अभी नंबर ऑफ ई चाहिए। नंबर ऑफ ई में कौन आएंगे भला, एच ऑकर्स फर्स्ट टॉस, तो वो कौन कौन है, HH है HT है, कितने हैं ये, दो है ना इसका नंबर। और नंबर ऑफ एफ चाहिए, तो वो क्या आएगा, दिस विल बी द नंबर ऑफ द सेट, सेकेंड टॉस में एफ चाहिए ना, तो ये आएगा TH एंड HH भी आएगा ना, तो इसमें भी तो दो आ रहे। तो हमें क्या चाहिए अभी, प्रोबेबिलिटी, है ना, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, आगे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, तो इसके लिए हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, E इंटरसेक्शन F भी निकाल लो ना, इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एक ही है, राइट, तो इसका इंटरसेक्शन है एक ही सिंगलटन सेट, तो इसका एलिमेंट का नंबर है 1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ E यूनियन F कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ E प्लस नंबर ऑफ F माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, मैंने नंबर निकाल लिया सबका, तो नंबर ऑफ E मुझे मिला 2, F मिला 2 माइनस इंटरसेक्शन मिला 1, तो ये कितना आ रहा, 3 आ रहा, नंबर ऑफ E यूनियन F। तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नंबर अपॉन टोटल इन द सैंपल स्पेस, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। ये कितना मिला 3, टोटल कितना है हमारे पास 4, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है बात, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 2/3 एंड वेरिएंस इज 5/9। आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, NP कितना है 2/3 है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, और वेरिएंस कितना है 5/9, तो NPQ कितना है 5/9 है, 5/9, ये हमारा इक्वेशन 2। बोला क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से फॉर्मूला क्या बन जाता, आपको पता है ना फॉर्मूला, P at x इक्वल टू x का क्या फॉर्मूला होता है, NCx P टू द पावर x Q टू द पावर n माइनस x। तो हमें क्या क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए n की वैल्यू, हमें चाहिए p की वैल्यू, हमें चाहिए q की वैल्यू, हमें चाहिए x तो देके रखा है क्वेश्चन में। तो p q और n निकालेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करेंगे, डिवाइड कर लो इक्वेशन 1 एंड 2 को। देखो फिर हम लोग अभी NPQ के वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड करें 1 इक्वेशन को बाय 2 से, तो क्या मिलेगा हम लोग, NP डिवाइड बाय NPQ इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2/3
इंटू 9/5 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है ना, तो n कट रहा, p कट रहा, 1/q आ रहा। देख तो यहाँ पे हमें 1/q की वैल्यू दिख के आ रही है, ये 3 3 से कैंसिल करो, 6/5, तो इसका मतलब q की वैल्यू क्या है 5/6, तो p क्या हो गया अपना 1 माइनस q, तो 1 माइनस 5/6 क्या होता 1/6, तो हमें p और q मिल गया, हमें चाहिए n, तो हम यूज करेंगे इक्वेशन 1, np की वैल्यू कितनी है 2/3 थी, तो यहाँ पे हम p पुट कर रहे हैं, तो n इंटू 1/6 इक्वल टू 2/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो n दिख के आ रहा ना हमें, n कितना दिख रहा 4, 2 2 जा। मैं अभी इसको यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2, जो कि बन जा रहा हमारा 4c2, p की वैल्यू 1/6 टू द पावर 2, q की वैल्यू 5/6 टू द पावर 2, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 1/6 मतलब 1/36 हो गया, 1/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर मतलब 25/36 हो गया। तो अभी देखो इधर क्या हो रहा है, 12 3 जा 30, 12 3 4 3 जा ना, 4 3 जा 12 और 12 इधर, यहाँ पे 3 जा 36 आता है ना, तो हमें क्या मिल रहा है 25 डिवाइड बाई 2 3 जा 6, 6 इंटू 36, 6 इंटू 36 कितना होता 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, तो ये हमें दे रहा ऑप्शन डी। समझ में आई बात, ऑप्शन डी आ रहा हमें राइट चॉइस, सिंपल, ये फॉर्मूला के ऊपर था बस। देखते हैं अभी 119th क्वेश्चन, द मोड ऑफ द स्कोर्स इज 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अभी ऑब्जर्वेशन कैसे देखो, 10 है, 12 है, 13 है, 15 है, 15 है, 13 है, 12 है, 10 है, x है, ये ऑब्जर्वेशन से इसका मोड उन्होंने बोल के रख दिया कि 15। अभी मोड होता क्या है, ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है। अभी यहाँ पे रिपीटेशन किसका किसका है, 13 का है 2 बार, 12 का है 2 बार और अपने 15 का भी 2 बार है, बट उन्होंने बोल तो दिया ना मोड 15 है, तो ये जो बचा हुआ अननोन है ये पक्का 15 रहेगा ना, तभी तो मोड 15 है, नहीं तो इसके 3 मोड हो जाते। अगर मोड इसका एक ही है तो वो 15 ही रहेगा, तो 15 ऑलरेडी 2 बार आया है, तो जो अननोन है वो भी 15 ही रहना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, मोड उसका 15 होगा। तो समझ में आई, तो अननोन की वैल्यू क्या रहेगी, वो 15 ही रहेगी। अच्छा क्वेश्चन था, इजी वाला, स्टैट्स पे है ना। बढ़ते आगे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन 120, if a and b are two events such that p of a is known, p of b is known, then consider the following statement. The minimum value of p of a union b is 3/4, the maximum value of p of a intersection b is 5/8, check which of the following are correct. मिनिमम एंड मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पे, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे पहले तो आपको ये रिकॉल कर दूं, पी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या भला, ये होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है ये, ठीक है, ये होता है। तो अभी इसको समझो, ये मैक्सिमम कब होगा बंदा, जब ये मिनिमम सब्ट्रैक्ट होगा ना इनके सम में से, तो ये बात तो आपको समझ में आई ना कि यूनियन मैक्सिमम कब होगा, जब ये इंटरसेक्शन मिनिमम होगा, बट ये हमें बोल रहा है यूनियन का मिनिमम, तो ये मिनिमम होने के लिए, ये मिनिमम होने के लिए इसको क्या रहना होगा, मैक्सिमम रहना होगा। इजी बात, अगर हम ज्यादा पोर्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके सम में से तो बचेगा जो बंदा वो मिनिमम ऑफ यूनियन भी रहेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई रहेगी कि हम लोग को यूनियन मैक्सिमम कब मिलेगा, जब इंटरसेक्शन मिनिमम जाएगा, और मिनिमम कब मिलेगा, जब इंटरसेक्शन मैक्सिमम जाएगा। हमें अभी काम करना है किसके लिए, मिनिमम के लिए काम करना है, मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी के लिए काम करना है। तो मुझे क्या चाहिए इसके लिए, मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी मैं बताती हूँ, मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, maximum of probabilities of A intersection B क्या रहेगा, it will be the minimum of the probabilities of A and probabilities of B, जो देखे रखा। तो इनका मिनिमम क्या है, देखो 3/4 और 5/8 में से इनका मिनिमम कौन है, इसका मिनिमम है 5/8, तो ये हो गया हमारा वैल्यू फॉर A इंटरसेक्शन B। तो अभी हम निकालेंगे मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका ये मिनिमम निकालने जा रहे हैं, जो कि फॉर्मूले से अभी हम निकालेंगे। तो ये है प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B, इसमें से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम A इंटरसेक्शन B को। तो P ऑफ A था हमारा 3/4, P ऑफ B था हमारा 5/8, और मैक्सिमम ऑफ P इंटरसेक्शन B हमें क्या मिला, 5/8 ही मिला, वो तो चला गया, फिर बचा क्या 3/4, जो कि उन्होंने दे के रखा, तो करेक्ट है। अभी सेकंड के लिए काम देखो क्या करना, मैक्सिमम चाहिए ना आपको, हमने अब भी बता के मैंने आपको रखा कि मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या रहेगा, इट विल बी द मिनिमम ऑफ द वैल्यूज ऑफ P ऑफ A एंड P ऑफ B, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। मैक्सिमम ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें क्या रहेगा, मिनिमम ऑफ, ये दोनों के वैल्यू में से मिनिमम को उठाओ, मिनिमम कौन है 3/4 और 5/8 में, 5/8 है, तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो दोनों, इसका ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट क्या देखे रखे इन लोगों ने, तो ये क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट क्या देखे रखे इन लोगों ने, करेक्ट देखे रखे, तो ऑप्शन सी है इसका
राइट चॉइस। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, फॉर्मूलाज जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या फॉर्मूलाज है, जब भी आप मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना चाहते हो तो ये क्या निकालोगे, ये मिनिमम वैल्यू को उठाओगे, इन दोनों के वैल्यू में से मिनिमम को उठाओगे, और जब मिनिमम लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इसको आप मैक्सिमम ऑफ अमंग्स द टू निकालोगे, उठाओगे। तो ये चीजें याद रखो। और आपने इधर क्या सीखा, आपने ये सीखा यूनियन को मैक्सिमम होना है तो इंटरसेक्शन को मिनिमम वैल्यू डालना, यूनियन को मिनिमम होना है तो इंटरसेक्शन को मैक्सिमम वैल्यू डालना। तो इतना ये सब कुछ पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना बात। तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं all the 120 questions. So thanks for watching the video. Do follow my channel for keep getting the previous year's question papers solved for your NDA attempt, for your upcoming NDA 1 2022 attempt. And please like the session, share with your friends, and subscribe to my YouTube channel because this session is going to be very much useful for you to understand the previous year trends and have a healthy practice for your problem solving knowledge about the NDA mathematics. So thanks for watching this video. I will meet you in the next one.